लैंग्वेज स्किल्स इंटरेस्टिंग सा टॉपिक। हम सभी जानते हैं भाषा के कुछ कौशल होते हैं और 4 बेसिक यानी कि मुख्य कौशल हैं। अगर मैं कहूं तो 4 बेसिक स्किल्स हैं लैंग्वेज की, जो एक सीक्वेंस में सीखी जाती हैं। LSRW कहते हैं हम, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना इसी सीक्वेंस में चलती हैं। लिखना सबसे जटिल माना जाता है, यानी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। ठीक बात हुई यहां तक कि क्लियर एकदम, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। भाषाई कौशल मतलब कि इट मीन्स द डेवलपमेंट ऑफ 4 बेसिक स्किल्स। हम लैंग्वेज के थ्रू अपनी बात को एक्सप्रेस करते हैं, सामने वाले की बात को रिसीव करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, व्यक्त करते हैं विचारों को। हिस्ट्री लिखी जाती है लैंग्वेज के माध्यम से। बेसिकली लैंग्वेज में क्या है, 4 बेसिक स्किल्स का डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है। 4 बेसिक कौशल। ठीक है, बात क्लियर यहां तक की 4 स्किल्स कौन सी हैं? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। इनको हम कभी भी आइसोलेटेड वे में नहीं सिखाते, इंटीग्रेट करके सिखाते हैं। इंटीग्रेटेड मैनर में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ये। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अलग है, कि आपने रूम बंद किया और सिर्फ लिसनिंग सिखा रहे हैं आप। वो बोलना भी सीख रहा होगा, वो सुन भी रहा है साथ में, और कल उसकी रीडिंग भी अच्छी होगी। तो ये आपस में जुड़े हुए हैं और जोड़ करके ही हमें समझाना चाहिए, या सीखेगा बच्चा। जो डेवलपमेंट है वो इंटीग्रेटेड मैनर में होगा, ना कि आइसोलेटेड मैनर में। तो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। जो लिसनिंग है वो सिमेंटिक एस्पेक्ट है लैंग्वेज का। सिमेंटिक मतलब मीनिंगफुल, एक कुछ सेंस बनाए। ठीक, हालांकि एक डिफरेंट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फोनीम, मॉर्फीम और ये सारी चीजें। सिमेंटिक एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज यानी मीनिंगफुली आप समझ पाए, एक मीनिंग डिड्यूस कर पाए, निकाल पाए। जब आप सुन रहे हो तो एक मीनिंग निकल करके आए, तो ये सिमेंटिक एस्पेक्ट कहा जाता है लैंग्वेज का। किसको? लिसनिंग को। स्पीकिंग में क्या है? स्पीकिंग में एक छोटी सी चीज है, फोनेटिक एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। फोनेटिक मतलब जहां भी फोन की बात आ जाए, सिंपल हम बात जानते हैं, फोन का काम कहां से शुरू हुआ था? सुनने से। वो जो टेलीफोन था, फोन जहां भी आ जाए मतलब साउंड की बात हो रही है। तो स्पीकिंग में साउंड की ही बात होगी। हम बोल रहे हैं तो साउंड को प्रोड्यूस कर रहे हैं, या तो फिर हम रिसीव कर रहे होंगे। ठीक, तो फोनेटिक एस्पेक्ट हुआ। रीडिंग, रीडिंग क्या है? फोनेटिक कम ग्राफिक। फोनेटिक कम ग्राफिक। फोनेटिक मतलब फोन मतलब साउंड, ग्राफिक क्या है? राइटिंग की जो फॉर्म है उसको हम ग्राफिक कहते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि रिटन फॉर्म जो है वो लैंग्वेज को कैसे एक्सप्रेस करती है, तो ग्राफिकली। भाई जब बात लिखने की आ जाए कभी भी, तो ग्राफ की बात करते हैं हम। जैसे हम एक डिसेबिलिटी की भी बात करते हैं, डिसग्राफिया मतलब लिखने से संबंधित परेशानी। तो रीडिंग में आपका ग्राफ यानी कि राइटिंग फॉर्म भी यूज होती है, मतलब रिटन फॉर्म में कुछ लिखा होगा तभी तो आप पढ़ रहे हैं ना। तो ग्राफ भी है वहां, और फोनेटिक एस्पेक्ट भी है। तो फोनेटिक कम ग्राफिक बन गया ये। फिर है राइटिंग। राइटिंग आपका ग्राफिक एस्पेक्ट है लैंग्वेज का, जिसमें कुछ लिखा जाएगा, विजुअली आपको प्रेजेंट किया जाएगा राइटिंग में। ये थोड़ी सी इसको कनेक्ट करने वाली बात है। 4 स्किल्स हैं, सिंपल। अब ये जो 4 स्किल्स हैं, इनमें हमने 4 चीजें ही समझी कि लिसनिंग सिमेंटिक एस्पेक्ट से जुड़ा हुआ है, स्पीकिंग फोनेटिक से, रीडिंग फोनेटिक कम ग्राफिक से, और राइटिंग आपकी ग्राफिक एस्पेक्ट से। ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है लैंग्वेज की राइटिंग। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे, डायरेक्ट पूछा हुआ है क्वेश्चन। ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकली आप रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ेंगे, लैंग्वेज स्किल्स को थोड़ा सा और टच करते हैं, जहां से पूछी जाती हैं चीजें। 4 बेसिक कौशल, LSRW। इसी मैनर में, इसी एक सीक्वेंस में हम इनको समझते हैं। पहले हम सुनते हैं, जब हम दुनिया में आते हैं, पैदा होते हैं, चारों तरफ लोग बोल रहे हैं, कोई लोरी गाएगा, कोई कुछ कहेगा, मतलब हम रिसीव कर रहे हैं, लिसनिंग हो रही है। फिर हम धीरे धीरे कुछ कुछ बोलना शुरू करते हैं, फिर बाद में आप पढ़ते हैं, लिखते हैं। इस तरीके से ये सीक्वेंस यही रहेगा। आप अपनी मर्जी से ये नहीं कहेंगे कि पहले लिखना सीख गया। हो सकता है बच्चा स्क्रिबलिंग सीख गया हो, टेढ़ी मेढ़ी कुछ भी कीलम काटी करना, बट वो प्रॉपर राइटिंग में हम उसको काउंट नहीं करते। हम सीक्वेंस यही रखते हैं कि पहले लिसनिंग, फिर स्पीकिंग, फिर रीडिंग और फिर राइटिंग। ठीक है बात? अब इसमें भी इन्होंने 2 तरीके से इसको बांटा हुआ है, जिसके बहुत सारे नाम है। अगर मैं बात करूं लिसनिंग की और मैं बात करूं रीडिंग की, तो ये क्या है? रिसेप्टिव स्किल्स बन जाती हैं, या पैसिव स्किल्स भी इनको कह देते हैं, मतलब ग्रम्यात्मक कौशल। रिसेप्टिव स्किल्स, इन दोनों को हम एक रिसेप्टिव स्किल्स की कैटेगरी में डाल सकते हैं, या फिर पैसिव स्किल्स भी कह सकते हैं। ठीक, रिसेप्टिव मतलब जब आप रिसीव कर रहे होगे, कुछ ग्रहण कर रहे होगे। भाई जब आप सुनते हैं और जब आप पढ़ते हैं,
अगर मैं इसको उठा करके, ये मान लीजिए एक बुक है और इस पर कुछ लिखा हुआ है, अगर मैं ये पढ़ूं तो मैं रिसीव कर रही हूं कि WACOM, मतलब दिमाग में जा रही है, मैंने तो कुछ प्रोड्यूस नहीं किया, ये तो पहले से लिखा हुआ था, तो मैंने रिसीव किया इसको। मतलब रीडिंग में रिसीव करते हैं आप, और अभी मैं बोल रही हूं और आप सुन रहे हैं, तो लिसनिंग में भी आप रिसीव कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं भाषा को, प्रोड्यूस नहीं कर रहे। ठीक है बात। तो इस केस में ये दोनों जो स्किल्स हैं ये रिसेप्टिव यानी ग्रम्यात्मक कहलाती हैं। मतलब आप रिसीव कर रहे हैं इसके अंदर, चाहे वो लिसनिंग हो चाहे वो रीडिंग हो, आप पैसिव हैं, आप पैसिव रेसिपिएंट हैं, क्योंकि आप सुन रहे हैं या फिर आप रिसीव कर रहे हैं भाषा को। क्लियर हो गई यहां तक की बात? आगे बढ़ेंगे। एक और इसकी कैटेगरी है, दूसरे पेन की सुंदरता के साथ देखेंगे। दूसरी कैटेगरी क्या है? ड्राइंग तो मेरी खतरनाक है बट ठीक है, कोशिश कर लेती हूं। स्पीकिंग और राइटिंग की। अब ये स्पीकिंग और राइटिंग क्या खेल है? ये है एक्सप्रेसिव स्किल्स या एक्टिव स्किल्स या फिर प्रोडक्टिव स्किल्स। प्रोडक्टिव स्किल्स या फिर एक्सप्रेसिव कह सकते हो, जहां आप पूरी तरह से एक्टिव हो, एक्सप्रेस कर रहे हो खुद को। भाई कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें, भाषा की बात करें, दो ही चीजें हो रही होंगी हर जगह, या तो बात को कहा जा रहा होगा या बात को रिसीव किया जा रहा होगा। क्लियर है बात? चाहे वो सुन के रिसीव करना हो, चाहे वो पढ़ के रिसीव करना हो, फिर चाहे वो खुद को बोल के एक्सप्रेस करना हो, लिख करके एक्सप्रेस करना हो, क्या है? या तो रिसीव कर रहे हैं आप या तो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं। दो ही कैटेगरी हैं सिर्फ। उन दो कैटेगरी में दो दो और चीजें हैं, स्पीकिंग और राइटिंग। स्पीकिंग और राइटिंग मतलब आप कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं भाषा का। अभी मैं बोल रही हूं यहां से तो मैं भाषा का उत्पादन कर रही हूं। मतलब चाहे वो मेरे अपने, कोई ऐसा नहीं है कि मैंने दुनिया से न्यारी कोई अपनी कोई ओरिजिनल लाइन बोल दी या लिख दी, बट उत्पादन तो हो रहा है, प्रोड्यूस तो हो रही है लैंग्वेज। तो क्या हुआ, जब आप बोलते हैं और लिखते हैं, मान लीजिए किसी राइटर ने अपनी बुक लिखी या आपने कुछ लिखा पेपर में, ऐसे भी लिखा, तो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक्टिव हैं आप उस टाइम। बिना एक्टिव हुए प्रोडक्शन नहीं हो सकता है ना, उत्पादन नहीं हो सकता। जैसे मास्क का उत्पादन धड़ल्ले से चल रहा है अभी कोरोना के टाइम पर, है ना। और ये सब चीजें क्या है, हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो आप एक्टिव हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, एक्सप्रेसिव हैं। बाकी दोनों में आप रिसीव कर रहे थे, रिसेप्टिव था वो, यानी पैसिव था, ये कह सकते थे। क्लियर हो गई बात यहां तक की? सिंपल है, कोई इशू यहां तक नहीं होगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया स्वप्निल, सही है। कोई डाउट हो यहां तक तो बता दो, फिर ही हम आगे बढ़ पाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है, हाँ क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। ये सिंपल बात हम याद रखेंगे, बहुत पूछा जाता है, बेइंतहा पूछा जाता है। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ेंगे। एक चीज और याद रखनी थी, यहां चारों के चारों इसी सीक्वेंस में सीखे जाएंगे, सीक्वेंस चेंज नहीं होगा, और इंटीग्रेट करके सीखे जाएंगे, इंटीग्रेटेड मैनर में। मतलब जब आप बोलना सीख जाते हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप सुनना भूल गए होगे, या आपने पढ़ना सीख लिया तो आप राइटिंग नहीं सीख पाओगे, या राइटिंग सीख ली तो पढ़ना नहीं, भूल जाओगे पढ़ना। चारों एक साथ मिल करके चल रही होती हैं। तो इंटीग्रेटेड मैनर में एक दूसरे से जोड़ करके आप सीखते हैं, ना कि आइसोलेटेड फॉर्म में। तो कभी भी पूछा जाए कैसे सिखाएं लैंग्वेज स्किल्स, इंटीग्रेटेड मैनर, एकीकृत वे में। ठीक है, क्लियर हो गई बात? यस, आगे बढ़ेंगे, लाइक शेयर करते रहना। नेक्स्ट पॉइंट है, लैंग्वेज हैज 4 बेसिक स्किल्स। ये हम समझ चुके हैं, सीक्वेंस भी हम समझ चुके हैं, ये आपके नोट्स के लिए ये सारी बात मैं बता चुकी हूं। LSRW एक सीक्वेंस में सीखते हैं आप। ये जो स्किल्स है इनका डेवलपमेंट एक सीक्वेंस में और इंटीग्रेटेड मैनर में होना चाहिए, तभी इनको आप बेस्ट तरीके से सीख सकते हैं, अदरवाइज वो फ्लुएंसी नहीं आ पाएगी। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई बात? अब मुझे एक और चीज दिमाग में आ गई, सुन लो थोड़ा सा। अगर बात फ्लुएंसी की आती है तो हम उसको जनरली किससे जोड़ते हैं? स्पीकिंग से। भाई फ्लुएंट इंग्लिश बोलना सीखें, है ना, ऐसे लोगों से जिनको खुद नहीं आती, मजाक की बात है कह रही है। और दूसरा, रीडिंग या फिर राइटिंग की स्पेशली अगर मैं बात करूं तो यहां आप एक्यूरेसी का इस्तेमाल करते हैं। ग्रामर जो है वो आपकी एक्यूरेसी को बेहतर करती है। जब आप ग्रामर पढ़ते हैं तो आप एक्यूरेट यूज करना सीख जाते हैं भाषा का, मतलब गलतियां कम करते हैं, ग्रामेटिकली वो सही होगी। फ्लुएंसी कहां है? फ्लुएंसी स्पीकिंग में आएगी। राइटिंग या लैंग्वेज में जब आप प्रोड्यूस कर रहे हैं तब आप एक्यूरेसी की बात करते हैं। तो ये दो चीजें हैं जिनमें बहुत कंफ्यूजन रहती है, और ये क्वेश्चन फिर से आता है कई बार। ठीक, तो इंग्लिश में स्पेशली पेडागोजी में आपके टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सिलेबस करने से ज्यादा जरूरी है कि आपने अंदर के टर्म्स आपको पता हो। इतने सारे टर्म्स हैं इंग्लिश पेडागोजी के, लिटरेरी आइटम्स जिनको हम कह सकते हैं, कि कहीं से भी निकल करके आ जाते हैं। क्लियर बात? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर।
ये हम कह सकते हैं कि जब भाषा की शुरुआत हुई होगी तो लिसनिंग और स्पीकिंग मतलब मौखिक रूप ही था। तो लिसनिंग और स्पीकिंग यानी एलएस जो है वो प्राइमरी स्किल्स कह सकते हैं उनको, कि मतलब सबसे पहले क्या डेवलप कराएं, तो लिसनिंग और स्पीकिंग को डेवलप कराया जाना चाहिए। तो इनको हम प्रमुख कह सकते हैं, प्राइमरी कह सकते हैं। लेकिन जो रीडिंग और राइटिंग है वो भी इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हैं, उनको हम रीइंफोर्समेंट स्किल्स कहते हैं और इनको भी इक्वल वेटेज दी जानी चाहिए, है ना। हमने रीडिंग राइटिंग का शुरुआत की ताकि हम अपनी बात को लंबे समय तक रख सकें, ज्यादा बेहतर फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकें, ये सारी चीजें हुई। क्लियर यहां तक की बात? ये एक छोटी सी बात हुई। आगे बढ़ेंगे, अब थोड़ा सा इनके बारे में ज्यादा जानेंगे। जैसे सब स्किल्स पूछ लेता है कई बार कि लिसनिंग की सब स्किल बताओ, ठीक। लिसनिंग स्किल में इट इज एन ऑरल इनपुट, ऑरल, AURAL, ORAL, ओरल नहीं है ये। ओरल मतलब बोलने से रिलेटेड, ऑरल मतलब सुनने से रिलेटेड, है ना। ये ऑडियो पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे। तो ऑरल इनपुट है मतलब आप सुनते हैं या रिसीव कर रहे हैं कुछ। इट इन्वॉल्व्स अ सेंडर, अ मैसेज एंड अ रिसीवर। तीन चीजें इन्वॉल्व हैं, तीन चीजें इन्वॉल्व हैं। किसी ने भेजा होगा कुछ आपको, सेंडर होगा कोई, मान लो मैं यहां पर खड़े होकर के बोल रही हूं। एक मैसेज होगा, ये एक मैसेज है जिसको मैंने क्या किया होगा, एनकोड किया होगा और भेजा होगा रिसीवर के पास। आप हैं रिसीवर, ठीक। फिर आपने इसको डिकोड किया होगा। ये मैंने दो चीजें एक्स्ट्रा इसमें जोड़ दी, ठीक है बात। तो सेंडर इन्वॉल्व है, एक मैसेज है जो रिसीवर तक पहुंचाया जाएगा। अगर चीजें क्लियर हुई तो सही है, नहीं तो कम्युनिकेशन बैरियर आ जाएगा। क्लियर हो गई बात यहां पर? फिर है स्पीच, बहुत इंपॉर्टेंट। स्पीच, रिदम, प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण जिसको हम कह रहे हैं, एटसेट्रा आर लर्नड बाय लिसनिंग टू एप्रोप्रिएट मॉडल्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों के लिए, और बहुत बार क्वेश्चन आया है, आपको बच्चों का उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन बेहतर करना है तो क्या करें? या रिदम, स्पीच, इंटोनेशन, जो उतार चढ़ाव है आपकी आवाज में, कैसे बेहतर होगा? आप बच्चों को एप्रोप्रिएट मॉडल्स से सुनने को कहेंगे या प्रेजेंट करेंगे उनके सामने। आप टीवी पर चला सकते हैं, मतलब आजकल तो स्मार्ट बोर्ड्स भी अवेलेबल हैं, या ऑडियो आप चला सकते हैं, रेडियो वगैरह सुनते थे हम लोग पहले, तो उस तरीके से आप ऑडियो सुना सकते हैं उनको। एप्रोप्रिएट मॉडल्स का भाषण दिखा सकते हैं जो खुद सही प्रोनाउंस करते हो। इसलिए जरूरी हो जाता है कि जो लैंग्वेज टीचर है आपके यहाँ, उसका खुद का प्रोनाउंसिएशन या भाषा पर पकड़ थोड़ी ठीक ठाक हो। अगर प्रोनाउंसिएशन ही, बहुत लोग हैं प्रोनाउंसिएशन की, अगर मैं बात करूं तो प्रोनाउंसिएशन को ही पता नहीं, मतलब क्या क्या हम प्रोनाउंस करते हैं, उसमें हमारी गलती नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली इंग्लिश हमारी मदर टंग नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज के टीचर हैं तो कोशिश करनी है, या हिंदी के भी हैं या नॉर्मल टीचर भी हैं, कि उच्चारण आपका ठीक हो। प्रोनाउंसिएशन अगर आप बोलेंगे तो बच्चा भी प्रोनाउंसिएशन ही बोलेगा, वो प्रोनाउंसिएशन कभी नहीं बोलेगा। दूसरा, दिमाग को अगर हम दिमाग बोल रहे हैं तो जीवन भर हम दिमाग ही सिखा रहे हैं आगे। तो प्रोनाउंसिएशन को बेहतर करने का एक तरीका है कि एप्रोप्रिएट मॉडल्स, वो लोग जिनका खुद का उच्चारण ठीक हो, उनको प्रेजेंट किया जाए बच्चे के सामने, ताकि उसका भी प्रोनाउंसिएशन अपने आप ही ऑटोमेटिकली बेहतर हो, रिदम बेहतर हो, इंटोनेशन उसका ऑब्वियसली अच्छा होगा, स्पीच जो है बेहतर होगी। जितना बेहतर आप सुनेंगे उतना बेहतर आप बोल पाएंगे। तो जितना ज्यादा आप सुनते हैं उतना बेहतर आप बोलना शुरू करते हैं। जितना ज्यादा आप पढ़ते हैं आपकी राइटिंग अच्छी होती है। आपस में जुड़ी हुई हैं स्किल्स, ठीक है। तो ये कहानी हुई। तो हम कहेंगे कि भाई एक एप्रोप्रिएट मॉडल्स को या टीचर को खुद को भी सही लैंग्वेज का यूज करना है। ऑप्शन कैसे भी बन सकते हैं, ऑप्शन कैसे भी बन सकते हैं पेपर में, पॉइंट है कि समझ में आना चाहिए। कोडिंग डिकोडिंग हमने अभी समझा। एक सेंडर इन्वॉल्व होगा, वो क्या करेगा, कोड करेगा। सेंडर एक मैसेज को, मान लीजिए एक मैसेज है, इसको एनकोड करेगा। एनकोड मतलब एक कोड में डालना, एनक्रिप्ट कर दिया, ठीक, और रिसीवर के पास भेजेगा। अब ये जो रिसीवर है ये इसको डिकोड करेगा। डिकोड मतलब इसका सही मीनिंग निकालेगा। फॉर एग्जाम्पल, बहुत ही अमेजिंग सा एग्जाम्पल लेते हैं। आप डॉक्टर के पास जाते हैं और वो जो राइटिंग लिखते हैं डॉक्टर, वो उन्हें ही पता होता है या मेडिकल स्टोर वाले को, ठीक। तो सेंडर ने, यानी जो आपके डॉक्टर हैं जो प्रेस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, उन्होंने एक मैसेज लिखा, जो वो आपका प्रेस्क्रिप्शन पे जो भी पर्चा है आपके दवाई का, उस पर दवाइयां लिखी जा रही हैं, एनकोड कर दिया एक तरीके से। कई लोग तो उसको विलिंगली करते हैं कि एक पर्टिकुलर जगह से ही लेनी पड़े, ठीक। तो एनकोड कर दिया, एक मैसेज एक कोड में डाल दिया, जो किसको समझ आएगा, मेडिकल स्टोर वाले को। तो यहां एनकोड कर दिया किसने, सेंडर ने, मैसेज को। अब ये रिसीवर के पास जाएगा। रिसीवर कौन है, वो मेडिकल या स्टोर वाला या केमिस्ट जो है,
वो रिसीव करेगा और इसको डिकोड करेगा, अच्छा ये वाली लाके दो, आप पढ़ने बैठ गए तो आपको समझ भी नहीं आएगा। ठीक, तो ये कोडिंग और डिकोडिंग की प्रोसेस चलती है। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़े। नेक्स्ट है बॉटम अप अप्रोच एंड टॉप डाउन अप्रोच, थोड़ा सा टच कर देते हैं इसको भी। बॉटम अप में क्या है, आप नीचे से ऊपर जाते हैं। बॉटम होता है ना, ऐसे कहा भी जाता है, ऐसे कहावतें हैं अंग्रेजी की प्रोवर्ब्स कि जब आप रॉक बॉटम हिट कर लेते हैं तो उससे नीचे जाने का कोई और रास्ता नहीं है, तो फिर ऊपर ही जाते हैं। ठीक, तो उस केस में बॉटम मतलब बिल्कुल नीचे से आप शुरू कर रहे हैं, जो भाषा की सबसे छोटी इकाई के रूप में, यानी अल्फाबेट से। अल्फाबेट भाई सबसे नीचे तो अल्फाबेट ही है ना, ABCD कर रहे हैं आप, A to Z जो है आपका। फिर अल्फाबेट के बाद आप वर्ड्स पे आ सकते हैं, वर्ड्स। फिर वर्ड सीख गए आप, कल पैराग्राफ या सेंटेंस भी सीखेंगे। फिर आप पैराग्राफ पर जाएंगे, फिर आप उसके बाद पूरी स्टोरी समझने लगेंगे। तो ये एक अप्रोच हो सकती है, जनरली राइटिंग में यही अपनाते हैं हम। ठीक, फिर आप स्टोरी पूरी समझने लगेंगे। ये हुई बॉटम टू अप, बॉटम से अप गए आप। ठीक, इसमें नेचुरली सीखने में भाषा को प्रॉब्लम आती है, क्योंकि आपने तोड़ दिया पूरा। आपने जब अपनी मदर टंग को सीखा तो टॉप डाउन अप्रोच से सीख लिया, आसपास कम्युनिकेशन हो रही थी, आपने रिसीव किया और सीख गए आप, है ना। तो नेचुरली अगर सिखाना है तो टॉप डाउन बेहतर है। बाकी डिपेंड करता है कि क्या आपका जो कोर्स है या जो भी एक टॉपिक है वो क्या डिमांड करेगा, तो आप दोनों में से कोई भी यूज कर पाएंगे उस समय पर टॉपिक के अनुसार। तो ये एक छोटी सी बात हुई। जब क्वेश्चन आपसे पूछे कि आपने वर्ड्स सुने, वर्ड्स के बाद सेंटेंस पर गए, फिर पैराग्राफ पर गए, फिर स्टोरी पर गए, इसका मतलब बॉटम अप का इस्तेमाल हुआ है। टॉप डाउन कब होगी, जब इसका उल्टा हो, जब आप एक होल मीनिंग पहले डिड्यूस कर लेते हैं। होल मीनिंग क्या होगा, स्टोरी को आपने डायरेक्ट समझ लिया, फिर आप उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं साउंड से, सेंटेंसेस में या जो भी है सेंटेंसेस में। फिर सेंटेंसेस से आप वर्ड्स या फ्रेजेस में इसको तोड़ रहे हैं, है ना, वर्ड्स या फ्रेजेस में। फिर उससे नीचे आप अल्फाबेट्स पर आ जा रहे हैं। मतलब जो टॉप एक लेवल था, लैंग्वेज को आपने सुनकर पढ़कर जैसे भी समझ लिया उस स्टोरी को, उससे आप नीचे की तरफ जा रहे हैं, जो हिस्से हैं, पार्ट्स हैं। ठीक, नेचुरल अप्रोच कह सकते हैं इसको सीखने का। टॉप डाउन, क्लियर हो गई बात। टॉप से डाउन की तरफ एक कंप्लीट मीनिंग, एक जनरल आइडिया आपको पता था, अब आप तोड़ते हुए नीचे की तरफ जा रहे हैं, अल्फाबेट पर ABCD पर पहुंच गए आप। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंड स्किल आपकी, अभी इसमें सब स्किल्स पर आएंगे। स्पीकिंग स्किल। स्पीकिंग स्किल यानी बोलने की बात हो रही है, बोलना एक प्रोडक्टिव स्किल है। प्रोडक्टिव या एक्सप्रेसिव कह सकते हैं, या एक्टिव भी कह सकते हैं। ओरल मोड में, ओरल मतलब भाषा का इस्तेमाल करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे आप भाषा को। लिसनिंग क्या थी, ऑरल थी, AUR वाली। इट इज फंडामेंटल टू ह्यूमन कम्युनिकेशन इन डेली लाइफ्स। स्पीकिंग को हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, बहुत ही मौलिक सी बात है, कम्युनिकेशन में बहुत यूज होता है। लिसनिंग और जो आपका स्पीकिंग है बहुत यूज होते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज, क्वेश्चन पूछा जाता है एक के कौन सी वो लैंग्वेज स्किल्स हैं जिनको आप पेन पेपर टेस्ट लेकर के नहीं असेस कर सकते, आकलन नहीं कर सकते आप पेन पेपर टेस्ट पर। तो लिसनिंग और स्पीकिंग, इनके लिए आप बेसिकली पेन पेपर टेस्ट के थ्रू इनको असेस करना बेस्ट तरीका नहीं होगा, या हम रिकमेंड नहीं करेंगे कि लिसनिंग स्पीकिंग को पेन पेपर टेस्ट से असेस किया जाए। इसके लिए आप डिबेट करा सकते हैं, आप कोई और कंपटीशन करा सकते हैं, बट पेन पेपर पर लिसनिंग स्पीकिंग को करना जो है वो बहुत अच्छा आइडिया नहीं है। तो ये भी एक छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आपको इंग्लिश पेडागोजी में एक्स्ट्रा में बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अदरवाइज सिलेबस में तो वही 8-10 टॉपिक हैं और उतना हो जाए तो बहुत। फिर है आपका स्पीकिंग सिचुएशंस, या इसकी भी अगर हम टाइप्स की बात करें तो इंटरैक्टिव हो सकती है। इंटरैक्टिव जब टू वे कम्युनिकेशन हो, तो आप किसी से बात कर रहे हैं फेस टू फेस, आप उसकी सुन रहे हैं, वो आपकी सुनेगा, है ना, और फिर लड़ मरेंगे आप थोड़ी देर बाद, मजाक कर रहे हो। फिर पार्शियली इंटरैक्टिव। पार्शियली इंटरैक्टिव कब हो सकता है, जैसे अभी हमारा जो कन्वर्सेशन है इस टाइम, क्योंकि 4000 लोग लगभग देख रहे हैं, तो इस केस में पॉसिबल नहीं है कि मैं हर एक कमेंट पढ़ के आपको साथ के साथ रिप्लाई कर पाऊं, या फिर अगर मैं हर एक कमेंट पढ़ती रहूं और रिप्लाई भी करती रहूं तो ये टॉपिक कभी कंप्लीट नहीं होगा। तो ये पार्शियली इंटरैक्टिव हो गई। कुछ चीजें आपकी मुझ तक पहुंच पा रही हैं, मैं कुछ का जवाब दे पा रही हूं और अपनी बात मैं आप तक कह पा रही हूं, तो ये पार्शियली हुआ। बिल्कुल बाल मुकुंद। फिर है नॉन इंटरैक्टिव। नॉन इंटरैक्टिव मतलब कोई इंटरैक्शन ही नहीं। जैसे आप न्यूज देखते हैं, उन्होंने जो बता दिया वो बता दिया। आप कोई सीरियल देख रहे हैं, वो प्री रिकॉर्डेड है, अगर कोई रिकॉर्डेड सेशंस हैं तो उनमें आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। ठीक, तो वो नॉन इंटरैक्टिव हो गया।
ये सिंपल सी बात हुई। आगे बढ़ जाएं। रीडिंग स्किल। रीडिंग स्किल एक रिसेप्टिव स्किल है जिसमें आप कुछ रिसीव करते हैं और ये रिटर्न फॉर्म में होती है। ऑब्वियसली क्या है ये? फोनेटिक कम ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है रीडिंग स्किल, जब आप रिसीव कर रहे हैं कुछ, पैसिव स्किल है ये, ठीक है। टाइप्स ऑफ रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट। जनरली अगर हम देखें, ऐसे तो इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, बट मेनली अगर हम देखें तो लाउड रीडिंग, जिसको हम पता नहीं हिंदी में क्या कहते थे, होता था ना सस्वर पठन, आई थिंक। वाह हिमांशी, शाबाश। लाउड रीडिंग, सस्वर पठन जो होता था, उसमें बेसिकली आप पूरे रिदम के साथ प्रॉपर लाउड तरीके से पढ़ रहे हैं। भाई क्लास में उठा दिया जाता है ना, एक बच्चा पढ़ेगा बाकी सब सुनेंगे, या टीचर पढ़े खुद से, तो वो लाउड रीडिंग कर रहे हैं, मतलब सबको आवाज जा रही है। इससे क्या होगा? प्रोनाउंसिएशन बेहतर होता है। प्रोनाउंसिएशन बेहतर होता है यानी उच्चारण बेहतर होगा बच्चे का। उच्चारण बेहतर करने के तरीके, टीचर खुद सही भाषा का इस्तेमाल करे, जो एप्रोप्रिएट मॉडल्स हैं या स्पीकर्स हैं उनको सुना जाए या दिखाया जाए, क्लास में सुनवाया जाए, है ना, मौके दिए जाए उनको। तो लाउड रीडिंग से प्रोनाउंसिएशन ठीक होती है। अगर बच्चा सुनेगा ध्यान से तो वो सही भी कर पाएगा। साइलेंट रीडिंग है मौन पठन। मौन पठन क्या है? भाई आप जब नॉवल पढ़ रहे हैं कोई, या आप व्हाट्सएप के मैसेजेस पढ़ रहे हैं खतरनाक, है ना, तो उस केस में आप चिल्ला चिल्ला के नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप साइलेंटली उसको पढ़ रहे हैं। आप कहीं ट्रेन में जा रहे हैं और कोई बुक पढ़ रहे हैं, किसी फ्लाइट में हैं और बुक पढ़ रहे हैं, तो आप साइलेंट रीडिंग कर रहे हैं। मतलब इसमें साइलेंट रीडिंग में क्या होता है, ये स्पीड, मतलब ज्यादा कंटेंट इसमें कवर हो जाता है और इसको हम ज्यादा यूज करते हैं डेली लाइफ्स में। ये इनिशियल स्टेज पर अच्छा है, जब आप छोटे हैं या फिर आप पढ़ना सीख ही रहे हैं। उसके बाद लाउड रीडिंग मतलब उतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता, प्राइमरी के लिए काफी अच्छा है। स्पीड और दूसरा कंसंट्रेशन आपका ज्यादा बेहतर रहता है जब आप साइलेंटली रीड करते हैं, कंसंट्रेट आप बेहतर कर पाते हैं। क्लियर हो गई बात? मीनिंगफुल होती है साइलेंट रीडिंग, एग्जैक्टली। और ज्यादा पढ़ सकते हैं आप कम समय में। आएंगे अभी, आएंगे एक्सटेंसिव पे भी आएंगे। इंटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग में क्या है, जब आप स्पेसिफिक डिटेल्स के लिए इंटेंस प्रैक्टिस बोलते हैं ना, भाई कोई अगर एक स्पोर्ट्स पर्सन है तो वो इंटेंस प्रैक्टिस करेगा, है ना। कोई बॉडी बना रहा है तो वो इंटेंस एकदम जिम करने में लगा हुआ है, इंटेंस एक्सरसाइज, मतलब गहन, पूरे मन से एकदम इन्वॉल्व होकर के। तो इंटेंसिव रीडिंग स्पेसिफिक डिटेल्स के लिए। भाई टीचर ने, अभी क्वेश्चन आया भी था, टीचर ने क्या किया, आपको कहा चैप्टर पढ़िए, चैप्टर पढ़ने के बाद क्वेश्चंस के आंसर करने को कहा, तो आपने ध्यान से वो पढ़ा होगा, क्योंकि आपको पता है आंसर करने हैं, या आंसर कर रहे हैं तो आपको स्पेसिफिक डिटेल्स पता होनी चाहिए। तो उस केस में आपने इंटेंसिव रीडिंग की, चैप्टर पढ़ के आंसर करते समय। लेकिन जब आपने एक नॉवल पढ़ी, एक स्टोरी पढ़ी, कोई पेपर थोड़े ना लेगा आपसे, आपको एक जनरल आइडिया है, आपको एक जनरल आइडिया है कि इसमें था क्या इस पूरी कहानी में, ठीक। तो ये एक्सटेंसिव है और ये कंपैरेटिवली फास्ट होती है। यहां आप थोड़ा सा स्लो चलते हैं और ये स्कैनिंग का हिस्सा है, क्योंकि कंपैरेटिवली आप स्लो हैं। स्कैनिंग और स्किमिंग क्या है? स्ट्रेटजीज हैं पढ़ने की, ये टाइप्स हैं, वो स्ट्रेटजीज हैं, तरीके हैं, सब स्किल्स में बात करेंगे, ठीक है। बात क्लियर है? बात बिगिनर्स के लिए अच्छा है लाउड रीडिंग, बिल्कुल। जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए लाउड रीडिंग को ही हम फोकस करते हैं। तो इंटेंसिव रीडिंग में कुछ स्पेसिफिक डिटेल अगर आप कर रहे हैं, भाई कोई वर्ड ढूंढना है तब आप वही कर सकते हैं। एक्सटेंसिव में फास्ट होगा, ये आपकी पैसिव वोकैबुलरी को बढ़ाता है। अभी इस बार भी क्वेश्चन आया था, एक्टिव और पैसिव वोकैबुलरी। पैसिव वोकैबुलरी वो होती है, जैसे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं, जब आपने किताबें पढ़ी हैं तो आपको पता है उनके मीनिंग, लेकिन आप डेली लाइफ में यूज नहीं करते, वही है पैसिव वोकैबुलरी। पैसिव वोकैबुलरी वो जो सक्रिय रूप से आपके डेली लाइफ में इस्तेमाल नहीं होती, है ना। जैसे जब मैं ग्रेजुएशन में थोड़ा बहुत लिटरेचर पढ़ती थी, तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो डेली लाइफ में कभी काम नहीं आते, बट वो आपको मीनिंग पता लगेगा, है ना। ऐसे इलोप, वर्मिलियन, पता नहीं कितने सारे वर्ड्स होते हैं। या अगर आप हिंदी भी पढ़ रहे हैं, बहुत सारी, जब आप कोई नॉवल ही पढ़ रहे हैं तो आपको मीनिंग तो जान पा रहे हैं आप, लेकिन पैसिव वोकैबुलरी बढ़ रही है। और इंटेंसिव बेसिकली आपकी एक्टिव वोकैबुलरी पर फोकस करेगा, या कह सकते हैं कि जो इंटेंसिव है वो क्लासरूम में पॉसिबल है, बट एक्सटेंसिव जो है वो ज्यादातर क्लास के बाहर होती है। आप प्लेजर के लिए पढ़ते हैं, आप मजे के लिए पढ़ रहे हैं, आप कोई नॉवल पढ़ रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा आपने एक बुक ली हुई है उसको पढ़ रहे हैं। क्लियर हो गई बात? टेंशन क्यों लेते हो शिवानी, बिल्कुल एकदम दिमाग में बिठा करके भेजा जाएगा, अभी तो क्वेश्चंस भी बाकी हैं। इंटेंसिव रीडिंग को थोड़ा सा और देख लेते हैं। ये वाली जो पीडीएफ है आपको नोट्स के रूप में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि या तो आप 2-3 बार वीडियो देखिएगा,
जो पहली बार देख रहे हैं। फिर है इंटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग अभी हमने डिस्कस किया इंटेंसिव रीडिंग की कहानी पूरी। इट मीन्स रीडिंग द टेक्स्ट इन पार्ट्स फॉर डिटेल। आपने छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया उसको, या ध्यान से पढ़ रहे हैं आप पूरे डिटेल्स के लिए। आपको डिटेल्स चाहिए, डिटेल्ड स्टडी ऑफ द टेक्स्ट। डिटेल्ड स्टडी की है आपने, ऊपर ऊपर से सिर्फ व्यू नहीं लिया, ध्यान से देखा है। एक्टिव वोकैबुलरी को बढ़ाता है, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया। हेल्प्स टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी डिटेल प्रिसाइजली। हर एक डिटेल आपको इसके बारे में पता होगी। जब आप साइन करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट दिया जाता है, और स्पेशली कुछ पैसे से रिलेटेड हो या किसी और चीज से, कोई आप एक अग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, तो आप ध्यान से पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो उस केस में जब आप ध्यान से पढ़ रहे हैं तो आप डिटेल्स को पढ़ रहे हैं। इंटेंसिव रीडिंग है अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं उस समय तो, ठीक। अगर आप लापरवाह हैं तो फिर तो क्या कर सकते हैं, ठीक। तो इंटेंसिव रीडिंग वो होता नहीं था मूवीज में कि ऐसे जायदाद के जो कागज थे उन पे दस्तखत करा लिए, है ना, क्योंकि पढ़ने वाले ने ध्यान नहीं दिया था, उसने ऐसे ही एक्सटेंसिव रीडिंग मार ली होगी, ऐसे देखा नहीं हुआ ध्यान से, ठीक। यार ये तो मजाक की बात हुई। अब इंटेंसिव जो रीडिंग है यही मैं डिस्कस कर लेती हूँ, आगे फिर से ये बात आएगी। स्कैनिंग से रिलेटेड है। स्कैनिंग में आप स्पेसिफिक डिटेल्स पर ध्यान देते हो, और जैसे वो आपका कैम स्कैनर होता है, फोन में आप स्कैन करते हो पूरे एक एक वर्ड को। आजकल स्कैनर वाली एप्स भी आ रही हैं, तो वो स्कैन करेगा एक एक डिटेल को। तो स्कैनिंग में डिटेल्स को आप स्पेसिफिकली ध्यान देते हो, स्पेसिफिक डिटेल्स पर। स्किमिंग में आप मक्खन मक्खन निकाल देते हो, जनरल जिस्ट रहता है, बस आपके हाथ में एक आइडिया रहता है, एक जनरल आइडिया रहता है। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल कराई जाएगी थियोरी। अरे सीडीपी तो 3 वीडियो में रिवाइज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्यों टेंशन लेते हो। मेरी तबीयत थोड़ी ढीली चल रही है आजकल, 3 दिन से सेशन नहीं हो पाया। मैं सो जाती हूँ 9 बजे से पहले पहले, पता नहीं कल तो मैं इन्फॉर्म भी नहीं कर पाई आप लोगों को। देखो एक बार, चलेंगे आगे। बाकी है, अभी थोड़ा सा बाकी है। 3 दिन की कसर भी तो पूरी करेंगे ना, एकदम अच्छे से समझेंगे टॉपिक। एक्सटेंसिव रीडिंग। एक्सटेंसिव रीडिंग हमने समझा था ये प्लेजर के लिए होती है। आप कोई नॉवल ले आए, आप एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, कुछ आपका मन है ना, आपके सर पे डंडा नहीं है बट आप पढ़ रहे हैं, तो ये प्लेजर के लिए होती है एक्सटेंसिव। और आउटसाइड द क्लासरूम हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आप कितनी कहानियां पढ़ लोगे क्लास में। तो आप स्पेसिफिक डिटेल कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, टीचर ने कहा इसको पढ़ो और इसके आंसर लगाओ, तो आप इंटेंसिव रीडिंग कर रहे होगे क्लासरूम में, ठीक। एक्सटेंसिव आप आउटसाइड द क्लास। इट मीन्स नॉन डिटेल्ड स्टडी। ये डिटेल्ड नहीं है, नॉन डिटेल्ड, मेन पॉइंट्स पर फोकस करेगी। पैसिव वोकैबुलरी बढ़ाएगी, जैसा मैंने शुरुआत में कहा, और इंटरेस्ट और प्लेजर आता है, मजा आता है, आपकी हैबिट डेवलप होती है, आपकी जो स्किल्स हैं लैंग्वेज की वो बेहतर होंगी इससे, ठीक है। बात क्लियर हो गई, बात यहां तक की? करेंगे यार रीड के लिए। बहुत बढ़िया पायल, आगे बढ़ जाते हैं अब इसी के साथ। और ये किससे रिलेटेड है? ये स्किमिंग से, क्योंकि स्किमिंग में क्या होता है, स्किमिंग में आपका एक सेंट्रल आइडिया पर फोकस किया जाता है कि मेन जिस्ट क्या है, मेन जिस्ट क्या है। एक मेन आइडिया आपको पता लग जाए, जरूरी नहीं आपको सारी डिटेल्स पता हो, हर डायलॉग याद हो, बस आपको एक ओवरऑल समरी पता है, ये कह सकते हैं। जैसे आप जब पैसेज पढ़ रहे होते हैं, तो अगर आपसे कहा जाए कि इसका टाइटल दो, तो आप फटाफट से देखेंगे किस बारे में है, आप टाइटल दे देंगे, ये हुई स्किमिंग। लेकिन जब आप एक एक क्वेश्चन का आंसर करते हैं, तो आप स्पेसिफिक डिटेल ढूंढने जाते हैं उस पैसेज में, दैट मीन्स आप स्कैनिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो एक छोटी सी बात हुई, आगे बढ़ेंगे। दवाओं से ठीक नहीं होगा, अब दुआओं से ही होगा। मजाक कर रही हूँ, करेंगे अभी बात। सब स्किल्स ऑफ रीडिंग। अब सब स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो भी सबसे ज्यादा रीडिंग की। बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रीडिंग और राइटिंग की सब स्किल्स पर, बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रीडिंग की सब स्किल्स, भाई इसके कुछ छोटे हिस्से होंगे ना, जिस तरीके से इसको डील किया जाएगा। ये मैराथन क्लास से कम नहीं है। सब स्किल्स ऑफ रीडिंग, प्रीव्यूइंग, आप दूर दूर से देख लेते हैं, अच्छा अच्छा इस बारे में, ओके। प्रिडिक्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट, पता नहीं कितनी बार पूछा है। प्रिडिक्टिंग मतलब आप अनुमान लगा रहे हैं कि अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा, है ना, आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं पढ़ते समय। दूसरा है स्किमिंग। स्किमिंग अभी हमने समझा, मेन आइडिया जस्ट आपने निकाल लिया,
बाकी चीजें जाएं तेल लेने। फिर है स्कैनिंग, स्पेसिफिक डिटेल्स को आप फॉलो करते हैं यहां। पैराफ्रेजिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये बेसिक बेसिक सी चीजें हैं। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ जाएं। एक मिनट रुको, मैं एक बार कनेक्शन चेक कर लेती हूँ, कुछ इशू। एक मिनट रुको यार। राइटिंग पर चलेंगे और राइटिंग की कुछ सब स्किल्स को भी देखेंगे, फिर क्वेश्चंस पर आएंगे। कुछ 10-12 क्वेश्चंस करेंगे, ये बस खत्म ही होने वाला है ये टॉपिक। कोई बात नहीं रविता, बढ़ेंगे आगे। पैराफ्रेजिंग क्या है करेंगे डिस्कस, अभी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं चलते हैं। ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो चलेगा। चलिए फटाफट से आते हैं। राइटिंग स्किल्स, राइटिंग लेखन कौशल कह सकते हैं। अच्छा सॉरी, पैराफ्रेजिंग आप लोग पूछ रहे थे, एक मिनट। सब स्किल्स ऑफ रीडिंग की हम बात कर रहे थे। रिव्यूइंग की बात हो गई थी, प्रोडिक्टिंग की बात हो गई थी, स्किमिंग की बात हो गई थी, स्कैनिंग की बात हो गई थी। पैराफ्रेजिंग होता है अपने शब्दों में एक्सप्रेस करना बात को, अपने शब्दों में और अपने तरीके से। ओ, तो ये रीडिंग में नहीं आएगा, इसको राइटिंग में लिखेंगे हम, ठीक है। स्पीकिंग में भी आ सकता है इवन, बट राइटिंग में हम इसको लेके जाएंगे, ठीक है। तो यहां से इन तीनों से इसको अलग कर लेना, ठीक। बेसिकली आप अपने पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हैं इसमें, अपने तरीके से आप बता रहे हैं, कोई एक टेक्स्ट पढ़ा, आप अपना उस पर एक पॉइंट ऑफ व्यू लिख रहे हैं, पैराफ्रेज कर रहे हैं अपने शब्दों में। समराइजिंग होता है एक, समराइजिंग बेसिकली होता है आप समरी बताते हैं, मेन आइडिया बता दिया आपने, जरूरी नहीं आपने अपने वर्ड्स ऐड किए हो या कम शब्दों में। यहाँ कम शब्दों की बात नहीं होती, यहाँ आप अपने शब्दों में और उस जो एक बंदा है जिसका आपने टेक्स्ट पढ़ा है उसको भी आप ऐड करके एक नए फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं, पैराफ्रेज कर सकते हैं। तो ये आपका राइटिंग में जाएगा, यहां नहीं आएगा, ठीक है। इसको यहां से कट कर लेना, हो जाती हैं चीजें। आगे बढ़ेंगे। राइटिंग स्किल की बात कर रहे थे। इट इज अ स्किल विच एनेबल्स अ लर्नर टू ब्रेनस्टॉर्म, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है। क्रिएटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है राइटिंग में, कुछ नया सोच पाए बच्चा, अपने आप को जेन्युइनली एक्सप्रेस कर पाए, ठीक है। फिर इसके बाद है आइडियाज, आप कुछ नए आइडियाज सोच पाए ब्रेनस्टॉर्म करके। ब्रेनस्टॉर्म करना क्या है, आप दिमाग पर जोर डालकर अलग अलग आइडियाज के बारे में सोच रहे हैं, बारिश हो रही है अलग अलग आइडियाज की। ऑर्गेनाइज कर पाए आप अपने आइडियाज को, कोहेरेंटली आप अपने आइडियाज को ऑर्गेनाइज कर पाए। कोहेरेंटली मतलब, या कोहेरेंस क्या है, आप जोड़ करके एक सटीक तरीके से अपने शब्दों को वेल निट तरीके से पिरो पाए। मतलब आप एक पॉइंट हो आपकी बात में, जुड़ाव हो एक बात में, ऐसा नहीं है कहीं की बात कहीं चल रही हो, ठीक। तो आप बांध पाए अपनी बात को, अगर मैं कहूं तो वो कोहेरेंस होना चाहिए राइटिंग में। ड्राफ्ट, ड्राफ्ट कर पाए, ड्राफ्टिंग इसकी सब स्किल है, बहुत पूछी जाती है ड्राफ्टिंग। भाई आप ड्राफ्ट करते हैं ना, ड्राफ्ट बनाते हैं आप, कोई लेटर आप लिख रहे हैं मान लीजिए, तो आप एक ड्राफ्ट बनाएंगे, इसका ये एक परफॉर्मर रहेगा, यहाँ ये आएगा, यहाँ ये आएगा, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, उसके मेन मेन पॉइंट्स बनाएंगे, तो आपने एक ड्राफ्ट किया एक लेटर, ठीक। एडिट कब करते हैं, जब आपने देखा इसमें ये वाली चीज को हटाना है, ये वाली चीज को ऐड करना है, तो आप एडिट कर रहे हैं, ये भी राइटिंग का हिस्सा हुआ। रिवाइज तो आप करेंगे ही। तो इसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग, क्रिएटिव आइडियाज, कोहेरेंस, इसके अलावा ड्राफ्टिंग, एडिटिंग, पैराफ्रेजिंग, समराइजिंग, ये सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। तो ये एक बेसिक सी बात हुई, बहुत बढ़िया नेहा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चंस कर लेते हैं कुछ, 10 से 12 क्वेश्चंस हैं। हालांकि रिवीजन मतलब जो आपका मैराथॉन्स चलेंगे क्वेश्चंस के जब, तो और क्वेश्चंस भी मैं इसके कराऊंगी, बट इतने अगर आपने कर लिए तो पेपर में आपका गलत नहीं होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स आर नोन एज प्राइमरी स्किल्स।
मुख्य कौशल किसको कहेंगे इन 4 स्किल्स में से? लिसनिंग एंड स्पीकिंग, लिसनिंग एंड राइटिंग, राइटिंग एंड रीडिंग, या फिर स्पीकिंग एंड राइटिंग? बहुत ही बढ़िया, सही है। हम्म। आपकी क्लास इंटेंसिव और बाकियों की एक्सटेंसिव। बहुत बढ़िया टिया, पढ़ लो, पढ़, पेपर आ रहा है ना। लिसनिंग एंड स्पीकिंग हमने बात की थी, ये इनिशियल फॉर्म है लैंग्वेज की। जब भाषा की शुरुआत भी हुई होगी तो अपनी बात को कहा जाता होगा और सामने वाली बात को सुना जाता होगा। राइटिंग और रीडिंग को हमने रीइंफोर्समेंट स्किल्स कहा। ठीक है, क्लियर है यहां तक की बात? आगे बढ़ जाते हैं इसी बात पर। नेक्स्ट है, अंडर विच एक्टिविटी डू रिकॉग्नाइजिंग साउंड्स एंड डिड्यूसिंग मीनिंग फ्रॉम देम कम? भाई वो कौन सी एक्टिविटी है जहां पर साउंड्स को, ध्वनि को रिकॉग्नाइज करना, पहचानना और उससे मीनिंग डिड्यूस करना, मीनिंग निकालना। ठीक, तो ये स्पीकिंग का हिस्सा है, लिसनिंग का, रीडिंग का या राइटिंग का? बहुत तेजी से बता दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो, हमने शुरुआत में डिस्कशन किया था, अब कई लोगों को जो चीजें नहीं लगती हैं वो उससे भाग जाते हैं। मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि लिसनिंग की बात की थी। ठीक है, लिसनिंग की बात की थी, कौन सी वो एक्टिविटी है जहां साउंड्स को ध्यान से सुनकर उनका मीनिंग रिड्यूस किया जाए? तो लिसनिंग में ही होगा। यहां कहीं लिखा ही नहीं कि कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी है, पढ़ने की तो बात ही नहीं हुई ना कहीं। तो साउंड्स कहां से आएंगी? साउंड आएंगी जब साउंड को सुन के ही आप डिड्यूस कर रहे हो। भाई रीडिंग में तो आप साउंड प्रोड्यूस कर रहे हो एक तरीके से, जब आप डिड्यूस कर रहे हो मीनिंग को, दैट इज लिसनिंग। लिसनिंग में आपने सुन के मीनिंग निकाला, सिंपल है। लिसनिंग को हमने समझा भी था कि क्या है ये। ठीक है, फोनेटिक एस्पेक्ट है बेसिकली, और फोनेटिक से आपकी साउंड जुड़ी हुई है। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, इन ऑर्डर टू नो द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश वर्ड्स द लर्नर शुड। अगर आपको सही प्रोनाउंसिएशन जाननी है या एक बच्चे की जो प्रोनाउंसिएशन है वो करेक्ट हो इंग्लिश में, तो क्या किया जाना चाहिए? पहला ऑप्शन है नो हाउ टू राइट द वर्ड्स, उसको पता हो कैसे लिखना है। नो द स्पेलिंग मीनिंग्स एंड हाउ दे आर प्रोनाउंस्ड, नो द मीनिंग्स ओनली या नो द स्पेलिंग? कृपया करके आंसर बताएं, फिर हम चलेंगे आगे, क्योंकि कई लोगों के तो सोने का भी समय हो गया होगा। बट ये मान लो कि सेशंस थोड़े से अब खतरनाक ही आने वाले हैं, तो टाइमिंग थोड़ा ऊपर नीचे हो, लेकिन काम के होंगे तो देख लीजिएगा जब भी मौका मिले। थर्ड का भी बिल्कुल। भाई अगर आपको प्रोनाउंसिएशन ठीक करनी है इंग्लिश वर्ड्स की, तो बेहतर है कि बच्चे को स्पेलिंग भी पता हो, है ना, मीनिंग पता हो और अच्छा है, और हाउ दे आर प्रोनाउंस्ड। अगर प्रैक्टिस हुई है प्रोनाउंसिएशन की कि कैसे उनका उच्चारण किया जाता है, आप टीचर के रूप में बता भी सकते हैं कि ये यहां पर थोड़ा सा आपको क्या करना है, जोर देना है ना। जैसे बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा में हो जाता है, या इंग्लिश में बहुत ज्यादा होता है, जैसे श की जो साउंड है, एसएच से जो साउंड बनती है, वो कई क्षेत्रीय प्रभाव के कारण बच्चे इंग्लिश बोल सकते हैं, लेकिन आपको दिखाना है कि एसएच मिलके श की आवाज निकालता है, तो पता चलेगा उसको। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। सिर्फ स्पेलिंग जानने से नहीं चलेगा, सिर्फ लिखना जानने से नहीं चलेगा। आधी दुनिया को लिखना पढ़ना आता है, बट प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, आप प्राइमरी टीचर शुड इंट्रोड्यूस रीडिंग थ्रू। भाई आपको, आप प्राइमरी टीचर है, पढ़ना कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे बच्चों के सामने? भाई लिसनिंग स्पीकिंग तो हो रही होगी, वो घर से आए हैं तो सुना ही होगा बचपन से, जन्म के बाद ही, फिर बोलना शुरू कर दिया, लेकिन रीडिंग को जब आपको इंट्रोड्यूस करना है तो किस तरीके से करेंगे? पहला ऑप्शन है स्टोरीज में, पिक्चर बुक्स के थ्रू, अल्फाबेट बुक्स, या फिर फोनिक टीचिंग। अब जितने भी लोग यहां तुक्का लगा रहे हैं सी, वो गलत हो गया। उसका रीजन ये है कि ओनली जो है वो खतरनाक हो जाता है कई बार। बहुत रेयर चांसेस होते हैं जहां ओनली लगा हो और आंसर भी हो, ये फंडा है, क्योंकि एक्सट्रीम में लेके जा रहे हैं आप। अति का भला नहीं होता कुछ भी, हम जानते हैं। तो उस केस में खैर इसको आप तभी अपनाएं जब आपका बस ना चल रहा हो, अदरवाइज तो आप क्वेश्चन को पढ़ें और उसके हिसाब से आंसर लगाएं हमेशा। पिक्चर बुक्स के थ्रू रीडिंग को इंट्रोड्यूस करना बेस्ट रहता है। सिर्फ अल्फाबेट बुक्स ओनली नहीं, सिर्फ अल्फाबेट बुक्स ओनली नहीं कि भैया ए लिखा हुआ है और ए के साथ एप्पल बना हुआ है, ठीक तरीका है, लेकिन इट्स बेटर कि आप सिर्फ अल्फाबेट नहीं, पिक्चर भी साथ में हो। जैसे बहुत सारी बुक्स आप देखते हैं बच्चों की, उनमें पूरी स्टोरी जो है वो पिक्चर्स में ही दर्शा दी जाती है कि क्या हो रहा है, यहाँ ये होल दिखा, यहाँ पर ये चल रहा है। मतलब आप वर्ड्स को बाद में, या आप 2 लाइन आप बाद में पढ़ के बताएंगे, उससे पहले वो स्टोरी के थ्रू दिमाग में इमेजिन कर सकता है। पिक्चर बुक्स कहलाती हैं ये बुक्स, जहां पर पिक्चर्स के थ्रू डेपिक्शन है और साथ में वर्ड्स लिखे हुए हैं, तो मतलब बच्चा एसोसिएट कर पाएगा। ठीक है बात, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन इज अ, लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन कैसी स्किल है, रिसेप्टिव या कौन सी? इसमें गलती मत करना, 1 घंटे से यही कहानियां गा रहे हैं हम लोग, बताओ एक बार। एग्जैक्टली हिमांशी शर्मा, फोनिक का मतलब ही है आप साउंड्स पर फोकस कर रहे हैं, ध्वनि पर फोकस कर रहे हैं। लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन क्या है, मतलब क्यों बुरा भला सुनना चाहते हो, हालांकि मैं नहीं सुनाती हूँ। क्रिएटिव स्किल कैसे हो सकते हैं, कहां से सीख रहे हो? 2 ही तो चीजें सीखी थी हमने, एक था रिसेप्टिव, दूसरा था प्रोडक्टिव। ये 6 चीजें अगर ऑप्शंस में आ जाएंगी तो आप सबको सही कहोगे, गड़बड़ हो जाएगी ऐसे तो। लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन सिंपल है, आप रिसीव कर रहे हैं बैठ करके, अभी मेरी जो आवाज जा रही है उसको आप रिसीव कर रहे हैं, अपने कानों में ग्रहण कर रहे हैं। तो लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन सुन करके जब आप समझ रहे हैं, कॉम्प्रीहेंड कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो आप रिसीव कर रहे हैं, रिसेप्टिव स्किल है, पैसिव स्किल है। अगर यही लिखा होता स्पीकिंग तो ये प्रोडक्टिव हो जाता आंसर, या एक्सप्रेसिव हो जाता। यहां वो प्रोडक्टिव की जगह एक्सप्रेसिव दे सकता है, एक्टिव स्किल दे सकता है ना। तो ऑप्शन चेंज होने से घबराना तो है नहीं, ऑप्शन चेंज होने से अगर आप घबराएंगे, क्योंकि पेडागोजी में खेल है, आप मीनिंग निकाल पाए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है एट क्लास 2 शेयरिंग स्टोरीज, फैमिलियर एक्सपीरियंसेस एंड इंटरेस्ट्स, एम्प्लॉइंग जेस्चर्स वेयर एप्रोप्रिएट इज अ सब स्किल ऑफ डैश फंक्शन। मतलब 2nd क्लास है, दूसरी कक्षा, आप स्टोरीज, कहानियां शेयर कर रहे हैं, फैमिलियर एक्सपीरियंसेस जिनसे बच्चे कनेक्ट कर पाए, ऐसे अनुभव जो वो कनेक्ट कर पाए, जैसे शक्तिमान एक एपिसोड है, सब कनेक्ट कर पाएंगे। इंटरेस्ट, जो उनके इंटरेस्ट की बात हो, जेस्चर्स है ना, जेस्चर्स आपके हाव भाव पूरे आप कन्वे कर रहे हैं किसी बात को, जहां एप्रोप्रिएट है वहां पर। ठीक है, ये किसकी सब स्किल है? रीडिंग की, लिसनिंग की, स्पीकिंग की या राइटिंग की? फटाफट से बता दीजिए। देखो बात जेस्चर्स की भी आ गई, इंटरेस्ट की भी आ गई, फैमिलियर एक्सपीरियंसेस की भी आ गई, तो रीडिंग में थोड़ा ना आप बना दोगे ये चीजें बीच बीच में, कहां से होगी बात? स्पीकिंग, आप अपनी बात को, स्टोरी टेलिंग का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है यहां पर, ठीक है, कनेक्ट कर पाएंगे बच्चे, तो स्पीकिंग स्किल्स से सिंपली रिलेटेड है। बात करेंगे आज 5 मिनट पहले, क्वेश्चंस कर लो। प्रिडिक्शन इन टर्म्स ऑफ रीडिंग रेफर्स टू, जो प्रिडिक्शन है वो रीडिंग के टर्म्स में किससे जुड़ा हुआ है? प्रीव्यूइंग यूजिंग प्रायर नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, यूजिंग नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर फॉर गैसिंग द कंटेंट, या फिर पैराफ्रेजिंग? कृपया करके आंसर करें। बहुत बढ़िया, सही है। प्रिडिक्शन इन टर्म्स ऑफ रीडिंग, अगर रीडिंग की बात करें प्रिडिक्शन में, तो आप प्रिडिक्ट करते हैं कि अब आगे क्या होगा, अच्छा अब आगे क्या होगा। आपने एक पैराग्राफ पढ़ लिया, अब आप आगे सोच रहे हैं इस लाइन में और क्या होगा और क्या होगा। तो यूजिंग प्रायर नॉलेज, आपके पास कुछ नॉलेज होगी, आप देख रहे हैं वो क्या आता था, वो सावधान इंडिया, नहीं एक और भी तो आता था वो क्राइम पेट्रोल, और आप आगे क्या होगा आगे क्या होगा प्रिडिक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब आपके प्रायर एक्सपीरियंसेस पे, क्योंकि आपने कुछ तो देखा होगा ना, पहले कोई एपिसोड देखे होंगे, कुछ देखा होगा, तो आपके जो पहले एक्सपीरियंसेस रहे हैं उसके आधार पर, जो प्रायर नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट है उसके आधार पर आप आइडियाज जो हैं, क्लूज निकाल ले रहे हैं, प्रिडिक्ट कर ले रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात? आगे बढ़े। नेक्स्ट है आपका लर्निंग टू रीड मीन्स, मतलब पढ़ना सीखना क्या है? रीडिंग अलाउड है, अल्फाबेट्स जो है आपके उनको साउंड देना है, स्ट्रक्चर को डिकोड करना है, या फिर डिकोडिंग द मीनिंग। लर्निंग टू रीड को आप क्या कहेंगे, फटाफट से बताओ। बिल्कुल नहीं दिख रहा, क्यों 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 नहीं दिख रहा भाई? रिफ्रेश करो एक बार, ऐसे कैसे हो सकता है? फटाफट से बताओ। डिकोडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ अ लैंग्वेज, नहीं यार, आप स्ट्रक्चर को कैसे डिकोड कर लोगे किसी लैंग्वेज के? लैटिन में लिखी है, हिंदी है, क्या है, आप कैसे कर सकते हो? लर्निंग टू रीड का मतलब है आप मीनिंग को डिकोड कर पाए, कॉम्प्रिहेंड कर पाए। ठीक है, चारों ऑप्शन अच्छे लग सकते हैं कई बार, बट बेस्ट एक ही होगा जो 1 नंबर दिलाएगा। इंटेंसिव रीडिंग इज एम्ड एट हेल्पिंग द लर्नर्स टू रीड अ टेक्स्ट फॉर, इंटेंसिव रीडिंग का जो एम है, इंटेंसिव रीडिंग इज एम्ड एट हेल्पिंग द लर्नर्स रीड अ टेक्स्ट फॉर। भाई इंटेंसिव रीडिंग किस चीज में लर्नर को एक टेक्स्ट को पढ़ते समय हेल्प करती है?
स्टडी स्किल्स सुधारने में एक्यूरेसी, प्लेजर ओनली या इंफॉर्मेशन? बहुत तेजी से आंसर कर दोगे इसका तो आप उड़ा दोगे इस क्वेश्चन को, तो बताओ एक बार फटाफट से। हाँ सही है। इंफॉर्मेशन, और स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन लिखा तो होता तो और अच्छा था। भाई आप कोई इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं ना, एक इंफॉर्मेशन के लिए आप पढ़ रहे हैं इंटेंसली, आपको पता होगा, उसकी डिटेल्स पता होंगी आपको जो भी आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। स्टडी स्किल्स तो सभी से इंप्रूव होंगी चाहे वो एक्सटेंसिव क्यों ना हो। फिर है क्वेश्चन नंबर 10, स्कैनिंग एंड स्किमिंग आर स्ट्रेटेजीज फॉर? किसकी स्ट्रेटेजीज हैं स्कैनिंग और स्किमिंग? स्पीकिंग, थिंकिंग, रीडिंग, राइटिंग, क्या? फटाफट से आंसर बताओ, आज के लिए एनर्जी जा चुकी है। वीडियो अटक अटक के चल रहा है, नहीं चल रहा, हम नहीं मानते ये बात, मेरे सामने चल रहा है वीडियो एकदम ठीक। समोसे खाओ हरी चटनी के साथ, फिर नहीं चलेगा अटक के। बहुत ही वाहियात पीजे मारने लगी हूं मैं। एक्यूरेसी क्यों नहीं होगा? राइटिंग में होता है एक्यूरेसी। स्कैनिंग एंड स्किमिंग आर स्ट्रेटेजीज फॉर सिंपल रीडिंग। एक्सटेंसिव इंटेंसिव से भी जोड़ा था हमने। भाई स्कैन कर रहे हैं आप तो थोड़ा सा स्लो पढ़ेंगे और एक एक स्पेसिफिक डिटेल को ध्यान में रखेंगे। स्किमिंग क्या है? स्किमिंग में आप सेंट्रल आइडिया, मेन थीम निकाल लेते हैं उसकी, जरूरी नहीं है एक एक वर्ड का डिटेल या आपको पता हो, एक जिस्ट आपको पता होगा। आगे बढ़ेंगे, लास्ट 2 क्वेश्चंस। स्क्रिबलिंग इज अ स्टेज ऑफ? स्क्रिबलिंग जो है वो किसकी स्टेज है? स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग, क्या? बताइए एक बार। लॉकडाउन में समोसा नहीं मिल रहा मैम। हाँ चुने, बात तो ठीक है बट याद करो, ऐसे आप कहो तो मैं ऐसे माहौल बनाऊं, ऐसे सबके सब फिर मिलके गाली देना कि हमारा मन कर गया मुंह में, वो क्या क्या कहें उसको, पानी आ गया, है ना। गोलगप्पे खा लो जाके फिर, ऐसे टिक्की, समोसा। और बताओ क्या क्या बोलना है। बताओ एक बार। स्क्रिबलिंग राइटिंग की सब स्टेज है, सॉरी हाँ एक स्टेज है। स्क्रिबल करना क्या होता है? बच्चा ऐसे किलम काटी नहीं करने लग जाता दीवार पर, या जो उसके हाथ में आता है पेन चलाना शुरू कर देगा, उसको प्रॉपर राइटिंग नहीं आती, बट वो कुछ भी जो मीनिंगफुल नहीं है वो ड्रॉ करना शुरू कर देगा, तो ये राइटिंग का ही हिस्सा हुआ, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये आप देख रहे हैं स्क्रिबलिंग है ये। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, स्कैनिंग इज अ रीडिंग एक्टिविटी विच हेल्प्स द लर्नर्स टू डैश फ्रॉम द टेक्स्ट। स्कैनिंग एक ऐसी रीडिंग एक्टिविटी है जो बच्चे को टेक्स्ट से क्या चीज निकालने में मदद करती है। पहला ऑप्शन है ड्रॉ आउट इंफॉर्मेशन, डेवलप कॉम्पिटेंस इन द लिंग्विस्टिक आइटम्स, नो द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स, या फिर एनरिच द वोकैबुलरी। बताइए बताइए बताइए, बहुत मजेदार ऑप्शंस हैं, सारे अच्छे लग रहे होंगे कई लोगों को। आउट ऑफ 12 कितने ठीक हुए ये भी बता के जाना कमेंट सेक्शन में। इतने मेल आते हैं, मैं नहीं पढ़ पाती हूँ सारे, मुझे दुख होता है, और आप लोग गालियां देते होगे कि यार रिप्लाई नहीं आता कभी, क्या करें। डेवलप कॉम्पिटेंस इन द लिंग्विस्टिक आइटम्स, ना ना ना, आंसर होगा नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ए लगा लेना इसमें, ड्रॉ आउट द इंफॉर्मेशन। एक इंफॉर्मेशन आप जरूर ड्रॉ आउट कर रहे होगे यहाँ, ठीक, मतलब कोई एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आप निकाल रहे हैं, स्पेसिफिक डिटेल निकाल रहे हैं। तो ये एक छोटी सी बात हुई। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो कुछ? अच्छा और भी है, कितने क्वेश्चन लगा दिए मैंने। कन्वेंशंस ऑफ राइटिंग इंक्लूड, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी देख ही लो। कन्वेंशंस ऑफ राइटिंग, राइटिंग के कन्वेंशंस, परंपराएं, बताइए एक बार। स्टोरी, आइडियाज, प्रॉपर पंक्चुएशन, इमेजिनेशन, गुड वोकैबुलरी, बताओ एक बार फटाफट से। प्रैक्टिस सेट कौन सा लें? जल्दी याद आ जाती है। खैर अब तो 3 महीने से लॉकडाउन भी था, आर गुप्ता ले लो, ठीक है। प्रॉपर पंक्चुएशन, सिंपल आंसर। भाई कन्वेंशंस क्या कहते हैं कि प्रॉपर तामझाम, ट्रेडिशंस, प्रॉपर, तो प्रॉपर पंक्चुएशन राइटिंग में कन्वेंशन है कि आप कहाँ फुल स्टॉप लगाएंगे, कहाँ सेमी कॉलम लगाएंगे, कहाँ आप डैश लगाएंगे, कहाँ आप उसको कोट करेंगे, ये सब चीजें क्या है, कन्वेंशंस हैं राइटिंग के, जिससे और बेहतर मीनिंग कन्वे होगा, वो बेहतर लगेगी, प्रेजेंटेबल होगी। तो प्रॉपर पंक्चुएशन क्या है, आपके कन्वेंशंस हैं राइटिंग के। रिवीजन में आज हमने यही समझा, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग इंटीग्रेटेड मैनर में सिखाएंगे, एक्सटेंसिव इंटेंसिव को समझा, स्कैनिंग स्किमिंग को समझा, और भी बहुत सारी चीजों को समझा जो आप रिवाइज करेंगे, और ये पीडीएफ से पढ़ जरूर लेना। इसके अलावा कहीं भी कोई भी मैं जल्दबाजी में कुछ खींच दिया हो, तो कोई डाउट रहता हो किसी क्वेश्चन में,
तो वो आप कमेंट में बता दीजिएगा और मैं कोशिश करूंगी नेक्स्ट सेशन में अगर कहीं कोई डाउट है तो उसको सॉल्व करने की। इतना ही किया जा सकता है ऑनलाइन में। आउट ऑफ 13 ये भी बता दो जरा कितने ठीक हुए हैं अगर आपने ऐड किए हों तो। और इसके अलावा अगर अभी तक ऐसे, वैसे तो जितने लोग देख रहे हैं उससे ज़्यादा लाइक्स हैं, लाइक शेयर ना किया हो तो कर दीजिएगा, सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर